गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके थे, जो कि था हमारा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमारा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। दिस पाई इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटल पाई, बड़ा पाई बोलते हैं। मैथ्स का पाई इस टाइप से आप डिनोट करते हो और कैपिटल पाई हम लोग इस टाइप से। तो कैपिटल पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जैसे सॉल्वेंट का या लिक्विड मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ये इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली ऑस्मोसिस बोलते हैं। आप ये भी पढ़े होंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। बट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के केस में कि कैसे ऑस्मोसिस होता है। जैसे ये आपका बीकर हो गया, इस पूरे बीकर में आपका सॉल्वेंट रखा हुआ है। दिस इज सॉल्वेंट बेसिकली। क्लियर? और इस सॉल्वेंट में क्या कर दिया गया, एक और फनल टाइप का डाल करके और इस फनल में हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन मतलब क्या चीज़? सॉल्यूशन मतलब कि इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के एडिशन से मेरा कोई होमोजेनस मिक्सचर बना होगा, उसको हम लोग इस फनल के में डाल दिए और बाकी जो इस पूरे बीकर में हमारा सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए कि सॉल्यूशन फिलहाल अभी इस लेवल तक इसमें भरा हुआ है। क्लियर? अब देखो आप क्या है, जैसे अगर इस बीकर की बात करें तो इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई और भी दूसरा कंपोनेंट नहीं है। तो हम लोग कंसंट्रेशन या इसके अमाउंट को बताने के लिए कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ कर सकते हैं ना। और हम आपको बताए थे कि जब कभी भी हमारा एक कोई भी कंटेनर है और उसमें 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी, 2 हमारा अलग अलग कंपोनेंट है, तो इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा 1 के बराबर में होगा या नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि बी है ही नहीं हमारा, तो अगर बी है ही नहीं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया? 0। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही कितना के बराबर में आ गया? 1। अकेला कंपोनेंट है तो पूरा एक अकेला के बराबर में होगा 1। और मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इन दिस हमारा कंटेनर को डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करें तो इस बीकर में पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। मतलब इस बीकर में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर में होगा। जबकि इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब इसमें आपका सॉल्यूट भी होगा और साथ में सॉल्वेंट भी होगा, दोनों होगा। तो जब हमारा दोनों है, इसका मतलब इस केस में दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर में आएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 1। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सिर्फ सॉल्वेंट का निकालने की कोशिश करें तो इट विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये हो गया बेसिकली कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इधर 1 है और इधर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 में से कुछ कम है। मतलब सॉल्वेंट इधर में हायर कंसंट्रेशन पे हुआ कि नहीं? ज़्यादा है यहाँ पे कंसंट्रेशन, इट इज़ एट हायर कंसंट्रेशन। जबकि इधर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1 में से कुछ कम, 1 में से कुछ कम, मतलब लेस देन 1। दैट मीन्स इधर में जो सॉल्वेंट है दैट इज इन आवर लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? सॉल्वेंट इस केस में हमारा कौन से कंसंट्रेशन में? लोअर कंसंट्रेशन में। क्लियर? तो सॉल्वेंट इधर में हायर कंसंट्रेशन पे, इधर में सॉल्वेंट हमारा लोअर कंसंट्रेशन पे है। तो हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, और ये जो मेम्ब्रेन होता है, दिस मेम्ब्रेन, जो इसके सरफेस के नीचे में मेम्ब्रेन लगा हुआ है। मेम्ब्रेन मतलब कि एक पतला सा सीट हो गया जिसमें थिन होल होगा। दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन या उस टाइप का हमारा सब्सटेंस है जिसमें काफ़ी छोटा छोटा होल्स होगा और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वाटर है तो काफ़ी माइन्यूट होगा, हमारा छोटा छोटा होगा तो वो आसानी से पास कर जाएगा। बट इट नेवर अलाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, बट इट नेवर अलाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, बट कभी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है। क्लियर? तो अब क्या होगा, सिंस सॉल्वेंट इधर हायर कंसंट्रेशन पे है, इधर में हमारा सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन पे हम लोग देख चुके हैं, तो कोई भी नेचुरल टेंडेंसी किसी भी चीज़ का होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास वाटर है, ठीक है, दो कंटेनर में रखा हुआ है, एक कंटेनर या एक ही कंटेनर में सपोज कर लीजिए दो पार्ट में वो रखा हुआ है, एक में आपका वाटर का लेवल का हाई इतना है, मतलब हाइट उसका इतना है, और एक में वाटर लेवल इतना है, तो अल्टीमेट टेंडेंसी है कि जो हायर कंसंट्रेशन पे जो ऊपर है वो फ्लो कर जाएगा किसकी तरफ, नीचे की तरफ। ऐसा कभी भी होगा कि लोअर वाला फ्लो करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं, तो हायर कंसंट्रेशन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो इस केस में भी क्या होगा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट इधर हायर कंसंट्रेशन पे, सॉल्वेंट इधर लोअर कंसंट्रेशन पे, तो सॉल्वेंट इधर से मूव करना स्टार्ट कर देगा, सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, लोअर, और वो किसके थ्रू मूव करेगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू। दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन विच ओनली एंड ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, नॉट अलाउ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कौन सा मेम्ब्रेन हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग कौन सा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर? तो ये बेसिकली हो गया ऑस्मोसिस। जैसे समझ में आया, इसको आप कॉपी कर लो। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक ही कंटेनर में हमारा दोनों चीज़ है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूशन भी है। डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना जो बोले सो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही बीकर है इस टाइप से, इस बीकर को आप क्या किए हो, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दियो। इधर से ओपन है बीकर, इधर से भी ओपन है बीकर, और इधर से आप क्या किए, उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? नाउ इधर में हमारा क्या चीज़ है, मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट है, और इधर में हमारा क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इसमें हो गया सॉल्यूट भी, और क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट भी। इसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है बेसिकली। तो इधर में से सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होगा, इधर में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पक्का 1 से कम होगा, क्योंकि सम इन दोनों का 1 होगा। तो इधर में सॉल्वेंट इज इन लोअर कंसंट्रेशन, इधर में सॉल्वेंट इज इन हायर कंसंट्रेशन। तो अभी मान लीजिए कि इधर तक सारा कुछ फिल्ड है, अभी बराबर, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज बेसिकली SPM, जिसके बारे में अभी आपको बताएं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरफ से उस तरफ मूव करने का टेंडेंसी रखेगा, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरफ से उस तरफ मूव करने का हमारा टेंडेंसी रखेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट इधर हायर कंसंट्रेशन में, सॉल्वेंट इधर लोअर कंसंट्रेशन में, तो सॉल्वेंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी सॉल्यूशन का लेवल ये था, जब कुछ इसका पार्ट इधर मूव कर चुका होगा तो सॉल्यूशन का लेवल यहाँ से इंक्रीज करके हो सकता है कि यहाँ तक आके फिर हो गया होगा। क्लियर? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि जब कुछ सब्सटेंस इस तरफ का इधर में आ गया हमारा, मतलब इसका लेवल राइज हो गया, तो इतना से मान लीजिए कि लेवल राइज हो गया। क्लियर? दिस लेवल इज, मान लीजिए कि इसका हमारा जो लेंथ है, सपोज कर लीजिए हम लोग मान लेते हैं इसको h। क्लियर? क्लियर है ना? तो अब देखिए, तो यही हमारा, तो इस केस में सॉल्यूशन के तरफ में हमारा क्या होगा, लेवल बढ़ गया, हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया।
अब अगर देखिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हो गया ऑस्मोसिस कि सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देना। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा उतना प्रेशर होता है, दैट प्रेशर जो हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन के साइड लगा देंगे ताकि हमारा ऑस्मोसिस नहीं हो। जैसे अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इधर में हायर पे है इधर में लोअर पे है, तो कुछ ना कुछ हमारा प्रेशर इधर में इंक्रीज कर रहा होगा। अब हम लोग क्या कर दें, इधर में वापस से इसको दबाने की कोशिश कर दें, ऊपर से प्रेस करना स्टार्ट कर दें किसी भी चीज़ के थ्रू, कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ ला के रख दें कि जिससे हमारा ये पुश ही ना हो ऊपर की तरफ, मूवेबल पिस्टन नहीं होना चाहिए, फिक्स पिस्टन यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो एक हम प्रेशर एक्सटर्नल क्रिएट कर दिए, तो जैसे ही प्रेशर एक्सटर्नल क्रिएट कर दिए तो कभी भी सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर वो प्रेशर हमारा हल्का सा कम होगा तो थोड़ा सा मूव करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। अगर इतना सफिशियंट प्रेशर हम लोग सोल्यूशन के साइड लगा दें ताकि हमारा सॉल्वेंट इधर से इधर मूव ही ना करे, तो दैट बेसिकली प्रेशर इज कॉल्ड, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is that external pressure which is applied on the solution side so that osmosis stops. Clear? उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन के साइड में लगाएंगे जिस वजह से हमारा ऑस्मोसिस रुक जाता है, दैट प्रेशर इज बेसिकली कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं? बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? सो सिंपल। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर हम लोग इधर लगाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो इफ द प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तभी मूव कर जाएगा। अगर व्हेन पी एक्सटर्नल, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन पी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो इस पर हम लोग लगा रहे हैं, सो व्हेन पी एक्सटर्नल इज लेस देन पाई, इज लेस देन पाई, पाई से हमारा कम है, मतलब जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है हमारा, तो क्या होगा? फिर भी सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि कम प्रेशर लगा हुआ है तो थोड़ा सा ही मूव करेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, बट मूव तो करेगा। इसका मतलब तो इस केस में ऑस्मोसिस अकर्स, ऑस्मोसिस होगा क्योंकि सॉल्वेंट हमारा हायर कंसंट्रेशन पे और उधर मूव कर जाएगा तो हमारा लोअर कंसंट्रेशन पे। बट केस ए, व्हेन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू पाई, जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाए वो उतना ही लगाए हैं जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो अब तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हमारा इस तरफ मूव नहीं करेगा, तो इस केस में ऑस्मोसिस स्टॉप्स, तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा हमारा। और अगर मान लीजिए कि हम लोग जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं दैट इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जब कम था तो इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, जब बराबर हो गया तो रुक गया, और ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट कर दिए तो इधर में हायर हमारा प्रेशर हो गया, इधर में लोअर प्रेशर, तो अब ये इस तरफ से इस तरफ मूव करने लगेगा। सॉल्वेंट के तरफ से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना इज ऑस्मोसिस, और सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हेन केस 3, व्हेन P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज़्यादा प्रेशर लगा दिए तो अब इधर से इधर ही मूव करने लगेगा, तो इधर से इधर मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, तो दिस इज द केस ऑफ बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस। यही केस है हमारा क्या चीज़ का? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेसिकली क्या बोलते हैं? RO बोलते हैं ना हम लोग, वाटर का प्यूरिफिकेशन। कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, RO के थ्रू, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो इस टाइप से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर विच is basically applied on the solution side so that osmosis stops। आई बात समझ में? वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के साइड में ताकि हमारा ऑस्मोसिस रुक जाए, दैट हमारा प्रेशर इज कॉल्ड बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। यूजुअली हम लोग पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज लेस दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारा ऑस्मोसिस हो जाएगा, बराबर है तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, अगर बड़ा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब देखिए
जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। तो हम लोग m भी लिख देते हैं या इसको हम लोग c से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। c रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये दोनों से वो क्या होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एज वेल एज टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू mRT where pi is our osmotic pressure। आप तो m तो जान ही गए कि बेसिकली हो गया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, r तो आप जानते ही हो दैट इज बेसिकली गैस कांस्टेंट एंड t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब दैट टेम्परेचर विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन केल्विन। तो पाई इज इक्वल्स टू mRT या पाई इज इक्वल्स टू, इसको कहीं कहीं पे हम लोग लिख देते हैं CRT। C अगेन रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। क्लियर आई बात समझ में? तो आसान है हमारा ये। जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स an aqueous solution contains 12 gram of glucose, 12 gram of glucose per 500 ml। per 500 ml, assuming the solution to be ideal, assuming the solution to be ideal, calculate osmotic pressure at 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आसान है, देखिए इसका। एंड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर हो गया, कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 500 ml, मतलब 500 ml हमारा सॉल्यूशन हो गया, उसमें 12 ग्राम क्या चीज़ है, ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज बेसिकली इक्वल टू 12 ग्राम। क्लियर? पर 500 ml मतलब वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ है दैट इज 500 ml। एज्यूमिंग द सॉल्यूशन टू बी आइडियल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन आता ही होगा। 273 हम लोग ऐड कर देते हैं। नाउ पाई इज इक्वल्स टू बेसिकली CRT और MRT। यहाँ पे C क्या चीज़ है, मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T। नाउ moles of solute will be equal to weight of solute divided by molar weight of solute. It will be equal to basically weight of solute divided by molecular weight of solute। ये तो moles of solute हो गया, नीचे हमारा वॉल्यूम है ही, ऊपर तो हो गया RT और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज बेसिकली ग्लूकोज 12 ग्राम, तो 12 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का निकालने की कोशिश करें। ग्लूकोज इज C6H12O6, 12 6 जा प्लस 12 72 96 0 180 डिवाइडेड बाई 180
इंटू आर इंटू टी। अब देखिए आर का जैसा अब वैल्यू लोगे, जैसे अगर आर का वैल्यू हम लोग 0.0821 ले लें तो हम लोग आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर होता है, तो पाई का वैल्यू आपका एटमॉस्फेयर में आ गया, क्योंकि प्रेशर है ना जी, तो प्रेशर का तो यूनिट वही होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग वही ले लेते हैं 0.0821, या इसी को हम लोग बेसिकली लिखते हैं 1/12। 0.0821 इज 1/12, क्लियर, इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर इज बेसिकली 298 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 500 ml, तो इट विल बी 500 ml में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाएगा, इंटू 1000। कैलकुलेट कर लो आप, 12 से 12 कैंसिल आउट, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कैंसिल हो रहा है क्या? इसको कैंसिल करके देखो आप, 18 1 जा 18, 11 118, 6 जा 18, 6 जा 108, दैट इज 108, तो हमारा बच गया 10, अप्रोक्सीमेटली 16.5। अगर इसको हम लोग 5 से फिर से कर दे तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, दैट इज 3.9, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 एटमोसफेयर, दैट इज आंसर, क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा आसानी से कैलकुलेट हो चुका, तो इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर, समझ में आई बात? तो इस टाइप से तो समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे? क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन जो भी हमारा लीटर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट के। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट से जब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज कर जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर गया ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये एक मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, क्लियर। नाउ हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो हम लोग इसमें भी देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि इसके हेल्प से हम लोग मोलर मास को कैसे डिटरमाइन करेंगे। आसान है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, देखिए पाई इज इक्वल्स टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू C को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T, क्लियर। ये प्रेशर है तो इसका यूनिट ATM होगा, पास्कल होगा, mm ऑफ Hg होगा, जो भी सारा टॉर होगा, बार होगा, ये सब। नाउ पाई इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, क्लियर। यहाँ पे नीचे तो हमारा ऊपर में R और T हो ही गया, और नीचे में हमारा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, इसको इस तरफ, बाकी सारे को इस तरफ। तो 10 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आसानी से इसे निकाल सकते हैं। फिर अगेन वही बात, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ये याद रखना है, तुरंत इससे डेराइव हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया बात। तो ये सब था बेसिकली द डिस्कशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। सॉल्यूशन इज क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, और वो हम लोग पढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स इन केमिस्ट्री, आइसो मीन्स सेम। जैसे आइसोटोप्स तो सेम एटॉमिक मास, आइसोबार्स सेम मॉलिक्यूलर मास, लाइक दैट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स सेम न्यूट्रॉन्स। तो आइसो हमारा जो प्रीफिक्स है उसका मतलब ही केमिस्ट्री में होता है सेम। तो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब दो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहे हैं, जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर बेसिकली कौन सा सॉल्यूशंस? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे अगर मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज ए एंड दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली बी। इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए कि पाई ए है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी। अगर ये दोनों अगर हमारा बराबर आ गया, दैट मीन्स ये दोनों सॉल्यूशन क्या चीज़ है हमारा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए इफ बोथ ऑफ देम आर आइसोटोनिक दैट मीन्स पाई ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी। इसको क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी। क्लियर? आर तो हमारा ऐसे भी कांस्टेंट है, तो ऐसे भी कांस्टेंट दोनों कैंसिल हो गया। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर, इसका इट इज़ इक्वल टू, मान लीजिए कि ये टेम्परेचर T1 पे है, टेम्परेचर भी हम वेरिएबल ही कर देते हैं, इट इज़ एट T2। ठीक है, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है हमारा। तो Ca इंटू T1 इज इक्वल्स टू Cb इंटू T2, या इसको 1 2 से डिनोट कर देते हैं। दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन नंबर 1, दिस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन नंबर 2। तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा इस टाइप से आसान से। तो C1 T1 इज इक्वल्स टू C2 T2। तो ये दो सॉल्यूशन और अगला दो सॉल्यूशन, तो मतलब C3 T3। 10 हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट। अगर दोनों चेंज कर रहा है तो अगर टेम्परेचर ही सेम हो गया तो कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ही सेम हो गया मतलब टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आसान है ये सब, बहुत ईजी है। सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है थर्ड हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए जब दो सॉल्यूशन और दोनों का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गया, दैट मीन्स वो हमारा आइसोटोनिक। अब दो सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन A1 एंड दिस इज सॉल्यूशन 2। क्लियर? अब इस केस में देखिए अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई2 से, एंड इफ पाई1 इज लेस देन पाई2, कोई एक बड़ा है तो दूसरा ऑब्वियसली छोटा होगा, ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कम होता है, हाइपो मतलब ही लेस, हाइपर मतलब ये हो गया मोर, बोलते हैं ना हाइपर हो गया, हाइपर मतलब कि गुस्सा हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब अपने से जो भी उसका कैरेक्टर उससे ओवर कर दिया, तो हाइपर मीन्स मोर। तो टू डिफरेंट सॉल्यूशन, द वन हैविंग लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी कॉल्ड हाइपोटोनिक, तो वन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो इस केस में ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, दिस विल बी हाइपोटोनिक एंड दिस विल बी आवर कौन सा? हाइपरटोनिक। आई बात समझ में? सिंपल क्लियर है? तो इसमें भी आप चाहो तो रिलेशन निकाल सकते हो। तो इसका अगर हम लोग पाई1 का वैल्यू लिखे दैट विल बी C1R T1, टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर इज हियर T2, इट इज लेस देन C2R T2, R फिर से हमारा कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स C1 T1 विल बी लेस देन C2 T2।
वेयर सी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन बेसिकली मोलैरिटी। तो 3 टाइप का हो गया, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब इक्वल, हाइपोटोनिक मतलब लेसर वाला, और हाइपरटोनिक मतलब मोर ज़्यादा वाला। क्लियर? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग ये भी देख लिए कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक आध दो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू आवर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन है the osmotic pressure of a solution of an organic substance contains 80 gram in 1 liter in 1 liter of solution at 293 Kelvin. Sorry, 293 Kelvin is 2.414 into 10 to the power 5. Newton per meter square. Find the molecular mass of the substance. आपके लिए R का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन R इज इक्वल्स 8.3 जूल पर केल्विन वाला लेना। The osmotic pressure of a solution of an organic substance contains 18 ग्राम, मतलब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है 18 ग्राम। तो गिवन पार्ट में मास ऑफ सोल्यूट, वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिकली सोल्यूट हो गया हमारा, दैट इज 18 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 1 लीटर एट 298 केल्विन, मतलब टेम्परेचर इज 298 केल्विन इज दिस मच। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिया हुआ है, ऐसे भी यूनिट से भी देख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कितना, 2.414 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज बेसिकली पास्कल। क्लियर? हम लोग को क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आसान है, पाई इट विल बी इक्वल टू CRT, whereas pi will again be equal to C को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T। पाई इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, MW से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पाई दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने को है, R का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो गिवन। पुट कर देना आंसर आ जाएगा। तो इधर में हमारा ये वेरिएबल है, बाकी सारा तो गिवन ही है, तो पुट कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका a solution containing 2.7 gram of urea per 100 ml of the solution per 100 ml of the solution is isotonic with a solution of sucrose how many grams of sucrose are present in 5 ml of the solution. चलिए क्वेश्चन है आपका अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.7 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप जानते होंगे ऐसे, बेसिकली यूरिया इज CO NH2 whole twice, CO not for cobalt, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। containing 2.7 gram of urea per 100 ml of the solution is isotonic with a solution of sucrose. How many grams of sucrose are present in 500 ml of the solution? मतलब हमारा दो सॉल्यूशन है, एक तो यूरिया का सॉल्यूशन है और एक हमारा सुक्रोज का सॉल्यूशन है, और दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या चीज़ हो गया कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इक्वल हो गया। तो एक यूरिया वाला सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यूरिया, एंड सेकेंड वन इज द सॉल्यूशन फॉर क्या चाहिए हमारा सुक्रोज, एंड दोनों हमारा क्या चाहिए हो गया आइसोटोनिक। मतलब इस केस में हम लिख सकते हैं पाई ऑफ यूरिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, क्योंकि आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, इज इक्वल्स टू पाई ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज नथिंग बट ग्लूकोज, मतलब फार्मूला सेम है, दोनों चीज़ सेम नहीं है, फार्मूला सेम है। C6H12O6, ठीक है। दोनों सुक्रोज इज नथिंग बट हमारा शुगर, चीनी, दैट इज बेसिकली आप जानते ही होंगे C12H22O11, क्लियर। नाउ अब इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का सेम है मतलब हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी ऑफ यूरिया इंटू R इंटू T, इट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सुक्रोज या कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू R इंटू T। हमारा बोल रहा है कि टेम्परेचर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर इक्वल ही है, तो R से R कैंसिल, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर। एंड हम लोग इसको आसानी से सॉल्व तो कर सकते हैं ना। नाउ मोल्स ऑफ यूरिया कैन बी रिटन एज वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ यूरिया। मोलर वेट यूरिया का निकालने की कोशिश करिए आप, तो 12 + 16, नाइट्रोजन 2 हो गया तो 14 × 28, हाइड्रोजन 4 मतलब 4, 60, इट इज़ 12 × 12 दैट इज़ 144
प्लस 22 एंड 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 इज 11 6 66, 6 11 1 11, 176, basically 342. Now, तो मोल ऑफ यूरिया विल बी वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ यूरिया. द वेट ऑफ यूरिया इज 2.7 ग्राम एंड मोलर वेट ऑफ यूरिया इज 60. ये हो गया मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम यूरिया कितना है 100 ml. तो 100 ml है तो हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा. इट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ सुक्रोज विल बी वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सुक्रोज. वेट ऑफ सुक्रोज पता नहीं, हम ही लोग को तो निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, तो इसको हम लोग डब्ल्यू ही मान लेते हैं डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 342, वॉल्यूम इज 500 ml, मतलब 500 ml नीचे ही होगा ना वॉल्यूम, मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, इधर में 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर में वेट का वैल्यू निकल जाएगा. तो W विल बी इक्वल टू 340 विल गो अप 2.7 इंटू 340 और तो कुछ नहीं है डिवाइडेड बाई इधर तो 6 पहले से हैं ही और 2 और इधर से आ जाएगा तो कैंसिल कर लो आप. 2 से इट विल बी 2 1 जा 2 1 2 7 जा 14 2 1 जा 2 एंड फ्रॉम 6 5 48. ठीक है 28.5. अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर आई बात समझ में. तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ऐसा ही सॉल्यूशन हमेशा ही क्वेश्चन हमारा बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे. तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हुआ. सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आसान है, कुछ भी नहीं है, बट ऑस्मोसिस में हम लोग थोड़ा सा और भी देखेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस का केस क्या होता है, जो कि बेसिकली RO रिवर्स ऑस्मोसिस जो वाटर ये सब के प्यूरिफिकेशन में हमारा यूज़ किया जाता है. नाउ उसको रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने के पहले हम लोग एक छोटा सा नोट जान लेते हैं, ध्यान में रखना है. देखिए सारा का सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम आपको एप्लीकेशन ही बता चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन ही है और नॉन सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करना. क्लियर. और नॉन सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करना वो हमारा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर भी कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कर रहा है. सारा का सारा कर रहा है. लेकिन जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्टैंड्स फॉर बिगर मॉलिक्यूल्स सच लाइक ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 के अप्रोक्स आएगा आपको. सच लाइक सुक्रोज C12H22O11 जिसका आपका मॉलिक्यूलर वेट 342 आएगा. दीज आर ऑल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारा हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है, काफ़ी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, तभी तो इसका मास काफ़ी हाइयर आ रहा है. तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम लोग को उसका मोलर मास डिटरमाइन करना होता है तो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा पाई, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर. इस वजह से ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारा जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो. जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता था तो वो क्या होता था हमारा कि बहुत माइन्यूटली हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था. जैसे अगर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है सॉल्वेंट का तो सॉल्यूशन का हो जाता था 100.39, तो इंक्रीज कितना का किया 0.39. तो डेल्टा TF एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया 0.39, काफ़ी छोटा सा वैल्यू है. इतना छोटा सा वैल्यू से हम लोग को मोलर मास एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है ना. सिमिलरली अगर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखते थे तो सॉरी डेल्टा TB है, डेल्टा TF तो वो भी काफ़ी स्मॉलर वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस. तो इससे क्या पता चलेगा, काफ़ी छोटा छोटा वैल्यू है.
लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमारा मैथमेटिकल वैल्यू आता है वो सफिशिएंटली लार्ज आता है बाकी सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेरिजन में। बाकी सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू काफ़ी छोटा है, स्मॉल आता है, जिसकी वजह से मोलर मास को डिटरमाइन करने में वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन वही है मोलर मास डिटरमाइन करना। जब उसका सफिशिएंट वैल्यू थोड़ा सा लार्जर आएगा तब उसमें डिफरेंस क्रिएट करना आसान रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका जो भी मैथमेटिकल वैल्यू आता है वो कंसिडरेबल होता है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो ये 0.01 इसको माने चाहे नेगलेक्ट कर दें, बात तो सेम ही है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा मोलर मास पे? फ़र्क तो लेकिन पड़ना चाहिए था, तो उतना एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो नोट में आप लिख लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, used for the determination of molar mass in case of macromolecules, in case of macromolecules because of their significant value, because of their significant value। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट टॉपिक इज रिवर्स osmosis, usually used in purification of water। सिंपल है, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुके हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब हमारा पी एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे एक हमारा फिर से ये कंटेनर है, दिस इज अगेन SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरफ हम लोग वाटर का प्यूरिफिकेशन पढ़ लेते हैं, तो इधर में प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर ले लेते हैं, और इधर में हम लोग ले लेते हैं सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर मतलब वाटर में कुछ सॉल्ट भी डिजॉल्व है, सॉल्ट डिजॉल्व है मतलब सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, और वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है ही। नाउ अब देखिए, तो वाटर इधर क्या चीज़ है हमारा, सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया हायर कंसंट्रेशन पे। इधर में सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है, मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो इधर में वाटर हो गया लोअर कंसंट्रेशन पे। तो ऑस्मोसिस क्या होगा कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो तो ऑस्मोसिस हो गया। हम लोग को करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी, उसको साफ़ करना है। ये तो प्योर वाटर ही है, इधर सॉल्वेंट, इधर ना सॉल्टी वाटर है, तो ये ना गंदा है, इसको हम लोग को साफ़ करना है, मतलब इसमें से वाटर प्यूरिफाई करके बाहर निकाल लेना है, बाकी सॉल्ट को छोड़ देना है। तो इधर से इधर वाटर का मूवमेंट होगा तो हमारा ऑस्मोसिस होगा। जितना हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर इस साइड क्रिएट करेंगे पी एक्सटर्नल, दैट प्रेशर विच कैन स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है फिलहाल, कि अगर पाई प्रेशर इस पर हम लोग क्रिएट कर देंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो व्हेन पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू पाई, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस स्टॉप्स। तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अगर हम लोग पी एक्सटर्नल, अगर हम लोग पाई से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर दें, मतलब यह जो प्रेशर है वो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारा, जितना राइज करने से प्रेशर हमारा इंक्रीज़ किया है, उससे हम लोग ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई कर दें, तो अब उल्टा होने लगेगा। जब कम अप्लाई हो रहा था तो इधर से इधर मूव कर रहा था, जब बराबर हो गया तो रुक गया, तो जब और इधर से ज़्यादा होने लगेगा तो रिवर्स होने लगेगा, मतलब सॉल्टी वाटर में से हमारा इधर में वाटर मूव करने लगेगा, क्योंकि ये तो है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कभी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो सकता है हमारा, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा। सॉल्वेंट इधर में है क्या, वाटर, तो इधर में सॉल्ट और वाटर था, जिसमें से वाटर मूव करके इस तरफ चला गया, कब, व्हेन पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी केस में हमारा कौन सा वर्क करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया कि व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएटेड ऑन सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन
हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है, मतलब सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव होने लगता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होने लगता है। दिस इज बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस एंड दिस इज ओनली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्ट तो हमारा सॉल्यूट हो गया, वो इससे पास नहीं करेगा, इधर ही रह जाएगा, बाकी एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर मूव करके इधर चला जाएगा, तो हम लोग को प्योर वाटर इधर में मिल जाएगा। क्लियर? तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस वेयर द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? एंड जब वो हम लोग अप्लाई करते हैं दस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अकर्स, मतलब द वाटर और द सॉल्वेंट from the lower concentration when external pressure is greater than osmotic pressure is applied, the solvent molecule or water molecule move from lower concentration to higher concentration। तो इधर से सॉल्ट और वाटर में से वाटर चला जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, दस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर अकर्स। तो सारा आरओ ये सब जो भी एक्वागार्ड ये सब है सारा में यही प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए एक दो प्रॉब्लम हम लोग ऑल करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइज ऑस्मोटिक प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर थियोरेटिकली ये भी ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे हमारा एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। आवर क्वेश्चन इज what is the osmotic pressure of a solution what is the osmotic pressure of the solution made by mixing made by mixing 100 ml of (0.1 molar acetone and 100 ml of 0.2 molar glucose at 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ या एट हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं ताकि आसान है। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है जो सॉल्यूशन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसीटोन और 100 ml ऑफ 0.2 मोलर ग्लूकोज के मिलने से बना है। मतलब हमारा दो सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हमारा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसीटोन और एक सॉल्यूशन हो गया हमारा 100 ml ऑफ 0.2 मोलर ग्लूकोज। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसे एक सॉल्यूशन है हमारा ये, इसमें एसीटोन है पहले से रखा हुआ, यहाँ इसका वॉल्यूम था 100 ml और एसीटोन का मोलैरिटी दिया हुआ था 0.1 मोलर। अब हम लोग क्या किए हैं कि इसमें और क्या कर दिए, 100 ml मिक्स कर दिए किसका, 0.2 मोलर ग्लूकोज का। तो 100 ml पहले से था और 100 ml मिक्स कर दिए, तो मतलब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। और पहले एसीटोन ही था, अब ग्लूकोज भी हो गया। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ एसीटोन का था, अब सिर्फ और किसका हो गया, ग्लूकोज का भी हो गया। तो मतलब अब दोनों हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का, अरे सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट आ गया तो दोनों मिलकर के प्रेशर क्रिएट करेगा ना, दोनों पे प्रेशर फील होगा। तो जो रिजल्टिंग हमारा प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ड्यू टू एसीटोन एज वेल एज सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू एसीटोन एज वेल एज ड्यू टू क्या चाहिए हमारा ग्लूकोज, दोनों की वजह से होगा। मतलब जो पाई ऑफ मिक्सचर होगा, मिक्सचर जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, दैट विल बी द पाई ऑफ एसीटोन प्लस पाई ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि भाई दोनों कंबाइन किया तो दोनों की वजह से प्रेशर ऐड होगा ना, तो होगा या नहीं होगा। या सिंपल सी बात आप सोच लो कि अगर रूम है आपका या कोई भी कंटेनर है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ठीक, और हाइड्रोजन गैस हमारा रखा हुआ है, ऑब्वियसली दोनों रिएक्टर नहीं करेंगे, इतना ध्यान है। तो हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है और वो कुछ ना कुछ रूम के वॉल के पे प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। अब हम लोग क्या किए, उसमें से और भी नियन गैस डाल दिए, तो वो तो अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ। अरे तो गैस उसमें मिक्स कर देंगे तो वो नियन भी तो अब प्रेशर क्रिएट करने लगेगा,
तो ओवरऑल वॉल पे प्रेशर क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन एज वेल एज ड्यू टू नियन, तो सम होगा। तो इधर में प्रेशर ड्यू टू क्या होगा, एसीटोन, जो रिजल्टिंग प्रेशर होगा दैट विल बी द ड्यू टू एसीटोन प्लस ड्यू टू ग्लूकोज। अब हम लोग पाई ऑफ एसीटोन को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन इंटू आर इंटू टी, प्लस इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू आर इंटू टी, आर टी कॉमन क्योंकि सेम टेम्परेचर पे हमारा, दैट मीन्स हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन 0.1 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 0.2 दिया हुआ है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 100 ml के लिए दिया हुआ है, ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो इसके 100 ml के लिए दिया हुआ है। और जब दोनों सोल्यूशन को आप आपस में मिक्स कर दोगे तो इसका 100 ml और इसका 100 ml इंक्रीज करके कितना 100 हो गया हमारा 200 ml, मतलब वॉल्यूम तो चेंज कर गया। एंड तो मोलैरिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज कर गया तो मोलैरिटी भी चेंज करेगा ना। तो ये कंसंट्रेशन अब इसमें मिक्स हो जाने के बाद 0.1 ही नहीं रह जाएगा, दैट विल चेंज, ये भी 0.2 नहीं रह जाएगा, दैट विल चेंज। तो हम लोग को यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन और कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज निकालना पड़ेगा। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन, हम मोलैरिटी ही लिखते हैं क्योंकि मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ एसीटोन इट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। नाउ मोल ऑफ एसीटोन, अब हम लोग अगर ग्लूकोज को मिक्स किए थे तो उसमें से तो एसीटोन का अमाउंट तो नहीं भरा होगा, एसीटोन सॉल्यूशन है मेरा वाटर में डिजोल्व है तो वॉल्यूम सिर्फ भरा, सोल्यूट का अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ। तो एसीटोन पहले जितना था उतना ही एसीटोन अभी भी होगा। तो पहले हम लोग मोल्स ऑफ एसीटोन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज मिक्स करने से एसीटोन का नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा, या एसीटोन को ग्लूकोज में मिक्स करने से ग्लूकोज का नंबर थोड़ी बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज, मतलब सॉल्वेंट बढ़ जाएगा हमारा। तो मोल ऑफ एसीटोन, मोलैरिटी होता क्या चीज़ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसकी बात करें सिर्फ एसीटोन की तो यहाँ पे इसका मोलैरिटी था 0.1, तो मोल ऑफ एसीटोन फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम उसका कितना था 100, तो 100 ml लीटर में था तो 1000 पे से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो मोल ऑफ एसीटोन कितना आ गया हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो मोल ऑफ एसीटोन 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो इट इज़ 0.1 डिवाइडेड बाई 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब कितना हो गया 100, उसका 100, क्योंकि हम लोग को रिजल्टिंग एसीटोन का निकालना है वहाँ वाला, तो अब तो दोनों को मिक्स कर चुके हैं। तो वॉल्यूम 100 कितना हो गया 200, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। तो इंटू 1000, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो इट विल भी हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ एसीटोन, ठीक है। अब नाउ वहाँ वाला हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ ग्लूकोज फिर से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अकेले में फाइंड कर लेते हैं क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि एसीटोन में मिक्स करने के बाद ग्लूकोज का नंबर थोड़ी चेंज हुआ होगा, वो तो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ग्लूकोज का केस में हम लोग ले रहे हैं, मोलैरिटी इसका कितना 0.2, तो मोल ऑफ ग्लूकोज फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम इसका कितना है 100 ml, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो कि ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, तो मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया बेसिकली 0.2 डिवाइडेड बाई 10। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन हम लोग देखना है, तो 100 कितना हो गया 200, तो इट इज़ 200 मिलीलीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इट इज़ 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.1 आ गया। अब पुट कर देंगे। अरे समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं हम लोग को, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसमें मोलैरिटी ऑफ एसीटोन और मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज फाइंड किए हैं। तो मोलैरिटी फाइंड करने में सिर्फ वॉल्यूम चेंज हुआ है, मोल्स ऑफ एसीटोन और ग्लूकोज जो पहले था वही है, क्योंकि मिक्स किए तो एसीटोन था उसमें और एसीटोन मिक्स करते तब ना एसीटोन का नंबर बढ़ता है, उसको तो मिक्स नहीं किया, सॉल्वेंट का मिक्सचर सिर्फ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है। चलिए तो पुट कर दीजिए,
कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन इज 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 0.1 इंटू आर इंटू टी। आर का वैल्यू ले लो आप 0.0821 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। केल्विन में लेंगे इट विल बी 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.082 इंटू 300। तो ये हो गया हमारा 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं 0.041, ठीक है। 0.2 प्लस 0.1 इट इज़ 0.3 इंटू 0.041 इंटू 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 3.727 ATM। समझ में आया? तो जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। तो जो मोलैरिटी दिया हुआ है उसी को हम लोग नहीं लेकर के पुट कर देंगे। उस केस में हमारा वॉल्यूम चेंज कर गया है तो मोलैरिटी विल चेंज, क्योंकि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं करेगा। अगर सेम ही सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज कर जाएगा, तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को भी जोड़ेंगे और वॉल्यूम को भी जोड़ेंगे। बट जब सेम सब्सटेंस को मिक्स नहीं किए तो एसीटोन जितना था उतना ही रह जाएगा, ग्लूकोज जितना था उतना ही रह जाएगा, उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो इसी के साथ हमारा सारा का सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी फिनिश हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है उस असाइनमेंट से आप ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स ये सब होगा उसको सिंसियरली सॉल्व कीजिए। जो डाउट है सो आप पूछिए और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, जो कि है हमारा क्या चीज़, एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी आसान है बट इंटरेस्टिंग भी है। इसको आप सिंसियरली पढ़ोगे अच्छे से। ओके, थैंक यू।